हेलो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं लेकर आ गई हूँ माय डेंजरस विलन का एपिसोड 48। तो चलो बिना देरी किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कृति आंखें बड़ी बड़ी करके व्यांश को देख रही थी और व्यांश भी कृति को बहुत आराम से देख रहा था। कृति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि व्यांश उसके सामने क्या कर रहा है। वो हैरानी से व्यांश को देखते हुए बोली, व्यांश तुम। इस पर व्यांश बिना एक्सप्रेशन से बोला, मैं। कृति व्यांश के चेहरे को देखते हुए धीरे धीरे अपनी नजरें नीचे की तरफ ले जाने लगी। व्यांश के कमर में अपना हाथ और उसके पैर पर अपना पैर रखा देख कृति के होश उड़ गए। उसने झट से अपने हाथ और पैर को व्यांश के ऊपर से हटा लिया और उठकर बैठते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई। इस पर व्यांश अपने सर के पीछे अपने दोनों हाथ रखते हुए बोला, वो तो तुम्हें ही पता होगा ना कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। व्यांश की बात सुनकर कृति याद करने लगी कि कल रात हुआ क्या था। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आ गया कि वो व्यांश को देखते देखते उसके पास ही सो गई थी, जिसे याद कर कृति ने अपने माथे पर मारते हुए कहा, ओह गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं पूरी रात व्यांश के साथ कैसे सो सकती हूँ। अगर पापा को पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। इतना कहकर कृति जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। व्यांश बहुत आराम से कृति को देखते हुए बोला, क्या ढूंढ रही हो वाइफी। इस पर कृति जल्दी से बेड से नीचे उतरी और आसपास नजर घुमाते हुए बोली, मेरा दुपट्टा कहाँ है। इस पर व्यांश कृति की तरफ करवट देकर अपने सिर को हाथ के बल टिकाते हुए बोला, देखो वहीं कहीं गिरा होगा। कृति आसपास देखने लगी। तभी अनारो जी दरवाजा नॉक करते हुए बोली, कृति बिटिया अंदर होगा। दामाद जी दरवाजा खोलो, कब तक सोते रहोगे। उठो, सुबह हो गई। जैसे ही अनारो जी की आवाज कृति के कान में पड़ी, वो शॉक्ड होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अनारो जी लगातार दरवाजा खटखटा रही थी। कृति हड़बड़ाते हुए व्यांश से बोली, अच्छा चाची बाहर खड़ी है। इस पर व्यांश उसे देखते हुए बिना एक्सप्रेशन से बोला, हाँ वो तो बहुत देर से बाहर खड़ी है। कृति शॉक्ड होते हुए बोली, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी। कृति की आवाज सुनकर व्यांश ने बस नहीं में सिर हिला दिया। कृति को घबराया हुआ देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। कृति परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अनारोजी लगातार दरवाजा खटखटाए जा रही थी। दरवाजा इतनी जोर जोर से हिल रहा था कि कुंडी खुलने की कगार पर थी। कृति घबराते हुए व्यांश से बोली, व्यांश कुछ करो, चाची ने अगर मुझे यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कृति की बात सुनकर व्यांश बहुत आराम से कृति को देखते हुए बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ वाइफी। इससे पहले मैं कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि तुम्हें बाहर भेज दूँ। जो है वही एक रास्ता है बाहर जाने का। अब तुम्हारी चाची दरवाजे पे खड़ी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। व्यांश की बात सुनकर कृति बहुत बुरी तरह से चिढ़ गई। वो व्यांश को थोड़े गुस्से में देखते हुए बोली, व्यांश यहाँ मेरी जान अटकी हुई है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर चाची ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा, पता भी है तुम्हें। तुम इस सिचुएशन में इतना रिलैक्स कैसे रह सकते हो। व्यांश कृति को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, वाइफी तुम इतना घबरा क्यों रही हो। हम कोई निब्बा निब्बी थोड़ी है कि पकड़े जाने पर हमें प्रॉब्लम होगी। हम हस्बैंड वाइफ है वाइफी। तुम भूल क्यों चाहती हो। हमें किसी ने साथ में देख लिया भी तो हमें किसी ने साथ में देख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। वी आर लीगली मैरिड। व्यांश की बात सुनकर कृति चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम तो मुझे होगी। पापा ने क्या कहा था भूल गए तुम। अगर उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया तो वो तुम्हें यहाँ से भगा देंगे और मुझे यहाँ हमेशा के लिए रहना पड़ जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। कृति की बात सुनकर व्यांश अभी भी बहुत रिलैक्स था। उसने कृति को देखते हुए रिलैक्स होकर कहा, डोंट वरी वाइफी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कृति को व्यांश को इतना रिलैक्स देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में व्यांश को देखा, फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। ठीक उसी वक्त अनारो जी ने दरवाजा खटखटाते हुए अचानक से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कृति की सांसें रुक गई। अनारो जी ने तबेले के अंदर जैसे ही कदम रखा, कृति अचानक से व्यांश के ऊपर कूद गई। व्यांश शॉक्ड होकर कृति को देखने लगा। इससे पहले कि अनारो जी की नजर कृति पर जाती, कृति व्यांश के शरीर पर लेट गई और ब्लैंकेट से खुद को और व्यांश को कवर कर दिया। व्यांश का चेहरा बस ब्लैंकेट से बाहर दिखाई दे रहा था, बाकी सब ब्लैंकेट के अंदर था। कृति पूरी तरह से ब्लैंकेट में छुप गई थी। कृति की ऐसी हरकत देखकर व्यांश शॉक्ड होकर उसे देखता रह गया। तभी अनारो जी हैरानी से तबेले को देखते हुए अंदर आई और के पंखे और मच्छरदानी को देखते हुए बोली, हे भगवान, ये कहाँ है।
तबेले के अंदर मच्छरदानी और पंखा कहाँ से आ गया? कहते हुए वो बेड पर लेटे व्यांश को देखने लगी। व्यांश तो ब्लैंकेट के अंदर घुसी कृति को देखने में बिजी था। तभी अनारो जी मच्छरदानी को हटाते हुए व्यांश से बोली, दामाद जी ई सब का है? तबेले के अंदर मच्छरदानी और पंखा कहाँ से आ गया? आप ई सब का घपलेबाजी कर रहे हैं, बताइए जरा। अनारो जी की बात सुनकर व्यांश उन्हें देखने लगा। अनारो जी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन मजाल है व्यांश उठकर बैठ भी जाए। एक तो कृति उसके ऊपर लेटी थी और दूसरा उसने इतनी जोर से व्यांश को पकड़ रखा था कि व्यांश हिल भी नहीं पा रहा था। व्यांश ने वैसे ही लेटे लेटे उन्हें देखते हुए बिना एक्सप्रेशन से कहा, इसमें बताना क्या है? मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मच्छरदानी और फैन तो आना ही था। अनारो जी शक भरी नजरों से व्यांश को देखते हुए बोली, ऐसे कैसे आ गया? कोई लेकर आया होगा, तभी आएगा कि खुद अपने पैर पर चलकर आएगा। आप जरूर कुछ न कुछ कांड कर रहे हैं। चलिए बताइए कौन लेकर आया है ये सब? अनारो जी का सवाल सुनकर व्यांश इरिटेट हो रहा था और ब्लैंकेट के अंदर कृति परेशान हो रही थी। उसे डर लग रहा था कहीं अनारो जी उसे देख न ले। तभी व्यांश ने अनारो जी से कहा, एक्सक्यूज मी आंटी, अगर आपको कुछ काम है तो बताइए, नहीं तो आप जा सकती हैं, मुझे थोड़ी देर और सोना है। व्यांश के बात सुनकर अनारो जी उसे घूरते हुए बोली, दामाद जी आप हमारी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम सब समझ रहे हैं, आप कुछ न कुछ घपलेबाजी कर रहे हैं। ज़रूर आपकी कोई मदद कर रहा है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है आपके मामले में घुसने का, लेकिन यहाँ मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। ज़रूर आप अपनी मेरी के साथ मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन भैया से बच कर रहिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी दामाद जी। अनारो जी की बात सुनकर व्यांश बिना एक्सप्रेशन से बोला, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, बट मुझे आपके एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपकी मेहरबानी हो तो आप बाहर जाएंगे, मुझे थोड़ी देर और सोना है। व्यांश की बात सुनकर अनारो जी बोली, ना ना दामाद जी, आपको और सोने को नहीं मिलेगा। बाहर बहुत काम पड़ा है, चलिए अपने काम पर लग जाइए, नहीं तो भैया बौरा जाएंगे। मुखिया जी का जिक्र सुनकर व्यांश दांत पीसते हुए धीरे से बोला, वो बूढ़ा कब बौराया नहीं रहता है, सारा जब देखो तब काम काम काम। गधा हूँ क्या मैं, दिन भर काम करता रहूंगा। व्यांश ने इतना कहा ही था, तभी तभी कृति ने अचानक से उसके पेट पर पिंच कर दिया, जिससे व्यांश के मुंह से हल्की आह निकल गई। अनारो जी तुरंत बोली, क्या हुआ दामाद जी? इस पर व्यांश बिना एक्सप्रेशन से बोला, कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। अनारो जी वहां से जाते हुए बोली, ठीक है जल्दी आइएगा, दोबारा सो मत जाइएगा, नहीं तो भैया इस बार उठाने आएंगे आपको। व्यांश मुंह सड़ाकर उन्हें देखने लगा। कृति ब्लैंकेट हटाकर व्यांश को गुस्से में घूरने लगी। तभी अचानक से अनारो जी रुकते हुए बोली, अरे हम तो भूल गए। इतना कहते हुए जैसे ही अनारो जी व्यांश की तरफ मुड़ी, कृति छट से दोबारा ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। अनारो जी व्यांश से बोली, दामाद जी, कृति बिटिया यहाँ आई थी का? मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी अंदर से। अनारो जी का सवाल सुनकर व्यांश ने ब्लैंकेट में घुसी कृति की तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ वो तो यही है मेरे ऊपर। जैसा ही व्यांश ने ये कहा, कृति ने फिर से उसके पेट पर पिंच कर लिया। व्यांश ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, क्या कर रही हो वाइफी? उसके इतना कहते ही अनारो जी बोली, कुछ बोलेगा? इस पर व्यांश ने जवाब दिया, नहीं, कृति यहाँ नहीं है, वो तो अपने आलीशान कमरे में होगी ना, इस तबेले में क्या करेगी वो? अनारो जी व्यांश के पैरों की तरफ देखते हुए बोली, तो वो दूसरा पैर किसका है? जैसे ही अनारो जी ने ये कहा, व्यांश ने सिर उठाकर अपने पैरों की तरफ देखा, जहां से कृति के पैर दिखाई दे रहे थे। कृति के पैरों को देख व्यांश बहुत बुरी तरह से कृति को घूरने लगा। कृति ने अनारो जी की बात सुनते ही झट से अपना पैर ब्लैंकेट के अंदर छिपा लिया। अनारो जी हंसते हुए बोली, कृति बिटिया, तुम्हें तो ढंग से छुपना भी नहीं आता। छुपना है तो अच्छे से छुपो ताकि कोई देख ना पाए। तुम्हारा भांडा तो 1 मिनट में ही फूट गया था। भैया के सामने ये सब हरकत मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। बोलकर हंसते हुए बाहर चली गई। उनके जाते ही कृति ने ब्लैंकेट को दूर फेंका और गुस्से में व्यांश को देखने लगी। उसे यूं गुस्से में देखता देख व्यांश बिना एक्सप्रेशन से बोला, तुम मुझे गुस्से में क्यों देख रही हो? इन सब में सिर्फ तुम्हारी गलती थी, तुम ही अच्छे से नहीं छुपी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कृति गुस्से में व्यांश के ऊपर से हटते हुए बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर चाची ने पापा को बता दिया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। इतना कहकर कृति जल्दी जल्दी तबेले से बाहर चली गई। व्यांश उसे घूरते हुए बोला, अजीब लड़की है, खुद तो ढंग से छिपना नहीं आता, मुझ पे गुस्सा उतार रही है। कहते हुए व्यांश बिस्तर से उठ गया और तबेले से बाहर आ गया। कृति चोरी छुपे घर के अंदर चली गई और अनारो जी के पीछे किचन में आते हुए उनके पास जाकर खड़ी हो गई।
कृति को ऐसे अपने पास खड़ा देख अनारो जी उसे छेड़ते हुए बोली, क्या हुआ कृति बिटिया, सो चुकी क्या? नींद पूरा हुआ कि नहीं? बोलकर मुस्कुराने लगे। कृति ने शर्म से अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा, क्या चाची आप भी ना, मैं जानबूझकर थोड़ी उसके पास गई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी तो आप उनके पास लोरी गाने गई थी? नहीं, लोरी गाने नहीं गई थी, वो उसे गर्मी लग रही थी ना तो फैन लेकर गई थी बस। कृति के इतना कहते ही अनारो जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ हाँ हम समझते हैं कृति बिटिया, इस उम्र में चौबीसों घंटे गर्मी लगती है, शरीर में बहुत गर्मी रहता है ना इस उम्र में, मैं अच्छे से समझती हूँ। कृति शर्माते हुए तुरंत बोली, क्या चाची आप भी, अब मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में फ़ैन लेकर गई थी, आप गलत समझ रही हैं। अनारो जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ कृति बिटिया, मुझे पता है तुम सच बोल रही हो, तुम वहाँ पंखा ही लेकर गई होगी, पंखे की हवा खाते खाते तुम्हें कब नींद आ गई होगी पता ही नहीं चला होगा। ऐसा होता है इस उम्र में, बता के बिना रात नहीं कटती है, पता है मुझे। कृति ब्लश करते हुए अनारो जी से बोली, चाची प्लीज़ मुझे छेड़ना बंद कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृति की बात सुनकर अनारो जी हंसने लगी। तभी कृति उनका हाथ पकड़ते हुए झिझक कर बोली, चाची आप प्लीज़ इस बारे में पापा को मत बताइएगा, नहीं तो वो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। इस पर अनारो जी बोली, कृति बिटिया हम ये बात उनसे नहीं छिपा सकते, उन्हें तो बताना ही पड़ेगा इस बारे में, प्लीज़ चाची मत बताइएगा ना, आई रिक्वेस्ट यू, पापा को इस बारे में पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे, प्लीज़ उन्हें मत बताइएगा ना इस बारे में। कहते हुए कृति रिक्वेस्ट भरी नज़रों से अनारो जी को देखने लगी। कृति की बात सुनकर अनारो जी थोड़ा सोचते हुए बोली, ठीक है तुम इतना कहती हो तो नहीं बताएंगे उन्हें, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त का नाम सुनकर कृति तुरंत बोली, कैसी शर्त? इस पर अनारो जी कृति को देखते हुए बोली, तुम्हें मुझे अपनी लव स्टोरी बतानी पड़ेगी। कृति हैरानी से बोली, लव स्टोरी? अनारो जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लव स्टोरी, मुझे तुम्हारी और दामाद जी की लव स्टोरी जाननी है। अनारो जी की बातें सुनकर कृति थोड़ा अपसेट हो गई। उसने सिर झुकाते हुए कहा, हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है चाची। अनारो जी उसे घूरते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे कोई लव स्टोरी नहीं है, तुम दोनों की शादी हो गई है, इतने वक्त तक तुम दोनों साथ थे, कोई तो स्टोरी होगी तुम दोनों की। इस पर कृति मायूस होकर नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, कोई लव स्टोरी नहीं है चाची। कहते हुए कृति का चेहरा लटक गया था। कृति के पास सुनकर अनारो जी नाराज होते हुए बोली, ठीक है तब तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं भी तुम्हारे और दामाद जी के बारे में भैया को बता दूंगी, तुम दोनों समझ लेना भैया से। बोलकर जाने लगी तो कृति तुरंत घबराकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं 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 चाची, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको जो भी जानना है मैं बताऊंगी आपको। कृति की बात सुनकर अनारो जी खुश हो गई और बोली, बहुत बढ़िया, अब चलो बताओ जल्दी से कि तुम दोनों कैसे मिले थे। कृति थोड़ा झिझकते हुए बोली, वो हमारी स्टोरी कुछ खास नहीं है, हम दोनों बस ऐसे ही। कृति ने अभी इतना कहा ही था तभी नीलिमा जी वहाँ आते हुए बोली, क्या बातें चल रही है तुम दोनों के बीच? नीलिमा जी की बात सुनकर कृति रुक गई। उसने नीलिमा जी की तरफ देखा। नीलिमा जी कृति से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो कृति? कृति ने अनारो जी की तरफ एक नज़र देखकर नीलिमा जी से कहा, कुछ नहीं, बस चाची के काम में हाथ बटा रही थी। अनारो जी कृति को आंखें छोटी करके देखते हुए बोली, कृति बिटिया तुम झूठ। ठीक है चाची, मैं जाकर नहा लेती हूँ, बाद में आपसे बात करूँगी। इतना कहकर कृति ने नीलिमा जी को देखकर हल्का सा स्माइल किया और बाहर जाने लगी। उसने पलटकर हाथ जोड़ते हुए अनारो जी से कुछ भी बताने से मना किया और रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ कशिश कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने अपना बैग उठाया और फ़ोन लेकर कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा। कशिश ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कशिश तुम्हें याद है ना आज असाइनमेंट का लास्ट डेट है, तुम प्लीज़ आज एब्सेंट मत करना वरना तुम्हें इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी तुम्हारा अटेंडेंस बहुत कम है, उसमें भी तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, असाइनमेंट में भी तुम्हारे मार्क्स कटे तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। कशिश सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली, हाँ हाँ याद है मुझे, मैं आज एब्सेंट नहीं करूँगी, तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ मैं। इतना कहकर उसने फ़ोन रखा और जल्दी जल्दी घर से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से सुनिधि जी बोली, कशिश बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम? कमरे से बाहर निकलने से मना किया था ना मैंने तुम्हें। सुनिधि जी की बात सुनकर कशिश रुक गई और सुनिधि जी की तरफ पलटते हुए बोली,
मम्मा वो आज असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है। मुझे अर्जेंटली कॉलेज जाना पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाएंगे मेरे। कशिश के इतना कहते ही सुनिधि जी उसके पास आते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। कॉलेज क्या, तुम घर से बाहर भी कदम नहीं रखोगी, समझी तुम? लाओ बैग इधर अपना। कहते हुए उन्होंने कशिश का बैग छीन लिया। कशिश उनके हाथ से बैग लेने की कोशिश करते हुए बोली, मम्मा प्लीज़ आज कॉलेज जाना अर्जेंट है, मेरे फ्यूचर का सवाल है। इस बार मैं फेल हो गई तो मेरे 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ मेरा बैग दे दीजिए मम्मा। कशिश की बात सुनकर सुनिधि जी उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने की क्या ज़रूरत है कशिश? तुम्हें तो बच्चा पालने का शौक चढ़ा है ना, तो अपने बच्चे पर ध्यान दो। पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी तुम? कौन सा जज कलेक्टर बन जाओगे तुम? अपने कमरे में जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें जबरदस्ती घसीटते हुए कमरे में लेकर लेकर जाऊं। सुनिधि जी की बात सुनकर कशिश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपना बैग उनके हाथ से लेने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज़ मम्मा दे दो ना बैग। कुछ दिनों की बात है, कोर्स बस ख़त्म होने ही वाला है। अगर मैं आज नहीं गई तो मेरा 4 साल बर्बाद हो जाएगा। कहते हुए कशिश लगातार उसके बैग को लेने की कोशिश कर रही थी, जिससे सुनिधि जी गुस्से में बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कशिश? जाओ अपने कमरे में। कशिश नहीं में सिर हिलाते हुए रो रही थी। तभी सुनिधि जी ने कुछ गार्ड्स को बुलाकर कशिश को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा तो वो दोनों जबरदस्ती कशिश को उसके कमरे में लेकर जाने लगी। उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा ही था तभी विक्रांत सीढ़ियों के ऊपर खड़ा दिखाई दिया, जिसे देख दोनों गार्ड्स कशिश के साथ रुक गए। कशिश रोते हुए विक्रांत से बोली, भाई प्लीज़ मामा को समझाइए ना, आज मेरा कॉलेज जाना ज़रूरी है वरना मेरा 4 साल बर्बाद हो जाएगा। कशिश की बात सुनकर विक्रांत ने उन दोनों गार्ड्स को कशिश को छोड़ने के लिए कहा तो दोनों गार्ड्स सुनिधि जी की तरफ देखने लगी। सुनिधि जी गुस्से में दोनों को देख रही थी। विक्रांत थोड़े गुस्से में बोला, तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया? कशिश को छोड़ो। विक्रांत के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर दोनों ने तुरंत कशिश को छोड़ दिया। विक्रांत उतरकर नीचे आया और कशिश से बोला, चलो मेरे साथ। कशिश अपने आंसू साफ करके उसके पीछे पीछे चली गई। विक्रांत कशिश को लेकर बाहर जा रहा था तभी सुनिधि जी गुस्से में बोली, विक्रांत कशिश कहीं भी नहीं जाएगी। अगर उसने इस घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनिधि जी की बात सुनकर कशिश घबराकर रुक गई। उसके रुकते ही विक्रांत सख्त आवाज में बोला, तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा? कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है तुम्हें? कशिश सिर झुकाते हुए विक्रांत से बोली, वो मेरा बैग मम्मा के पास है। विक्रांत उसे देखते हुए बोला, बैग की टेंशन मत लो, गार्ड्स लेकर आ जाएंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो कशिश को अपने साथ लेकर जाने लगा। सुनिधि जी उसे रोकती रह गई लेकिन दोनों नहीं रुके। गार्ड ने आकर सुनिधि जी के हाथ से कशिश का बैग छीन लिया और चला गया। सुनिधि जी तिल मिलाकर रह गई थी। वहीं ईशानी भी अपने कमरे से निकलकर नीचे जा रही थी। तभी सैली उसे रोकते हुए बोली, तुम भी जा रही हो? इस पर बोली, हाँ हबी ने साथ चलने के लिए कहा है मुझे। ईशानी की बात सुनकर सैली बिना एक्सप्रेशन से बोली, मैं अकेले क्या करूँगी यहाँ पर, बहुत बोरिंग लगेगा मुझे। सैली की बात सुनकर ईशानी बोली, टिमटिम है ना, उसके साथ रहना तुम। इस पर सैली बोली, टिमटिम सुबह ही तुम्हारी मम्मी के साथ मंदिर चली गई। सैली की बात सुनकर ईशानी सोचते हुए बोली, तब क्या करोगे तुम? हाँ तुम एक काम करो, तुम रुद्र के साथ ऑफिस चली जाओ। ईशानी की बात सुनकर सैली बोली, ऑफिस जाकर मैं क्या करूँगी? इस पर ईशानी बोली, अरे कुछ भी कर लेना, रुद्र जो करेंगे उसमें उनकी हेल्प करवा देना। वैसे भी रुद्र अकेले सारा काम संभाल रहे हैं, तुम उनके साथ रहोगी तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ईशानी की बात सुनकर सैली सोचने लगी। ईशानी उससे बोली, ठीक है मैं चलती हूँ, तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, रुद्र ऑफिस के लिए निकल ही रहे होंगे। इतना कहकर ईशानी चली गई। सैली तुरंत अपने कमरे में गई और अलमारी से साड़ी निकालकर बाथरूम में चली गई। रुद्र इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी टाई बांध रहा था। सैली जल्दी जल्दी साड़ी पहनकर बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर चटक लाल लिपस्टिक लगाने लगी। उसने साड़ी भी एकदम लाल कलर की पहन रखी थी, जो कि उसके दूधिया रंग पर साड़ी एकदम लाल गुलाब की तरह लग रहा था। सैली को सुबह सुबह इतना सजता देखकर रुद्र अपनी शूज पहनते हुए उसे देखकर बोला, क्या बात है सुनैना, सुबह सुबह रोमांस करने का मूड है क्या तुम्हारा, जो इतना सज धज रही हो? रुद्र की बात सुनकर सैली उसे मिरर में देखते हुए बोली, इस चिंगुर को रोमांस के अलावा कुछ और नहीं सोचता है क्या? जब देखो तब लाइन मारता रहता है मुझ पर। इतना कहकर उसने रुद्र को घूरा फिर बालों में कंघी करने लगी। तभी रुद्र पीछे से आकर उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे पीछे से बाहों में भरकर बोला,
ओहो सुनैना जी, सुबह सुबह मेरा मूड क्यों बना रही हो? आपके इस तरह सजने धजने से करोड़ों का नुकसान हो सकता है, आपको पता भी है? आपकी वजह से मैं आज घर पर नहीं रह सकता, वरना कंपनी का लॉस हो जाएगा। बोलकर सैली के कंधे पर अपना चेहरा रखकर उसे मिरर में देखने लगा। रुद्र की इतनी रोमांटिक बातें सुनकर सैली का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसने मिरर में रुद्र को देखते हुए कहा, तुम्हें ऑफिस जाने से रोक कौन रहा है? तुम जाओ ना अपने ऑफिस। रुद्र सैली को मिरर में देखकर बोला, तुम इतनी हॉट लगोगी तो ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? मेरा सारा ध्यान तो तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। काम में मन कहाँ लगेगा मेरा? सैली रुद्र को दूर करते हुए बोली, पति देव ज़्यादा बहाने मत बनाओ। चुपचाप ऑफिस निकलो अपने। तुम्हें घर रुकने का बस एक बहाना चाहिए। हर रोज का है तुम्हारा। सैली की बात सुनकर रुद्र इरिटेट होते हुए बोला, अरे यार रोज ऑफिस ऑफिस ऑफिस। पागल हो गया हूँ मैं ऑफिस से। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। साला। सैली ने उसे इग्नोर किया और अपना सैंडल पहनने लगी। रुद्र ने मुंह बिगाड़कर अपना फ़ोन लिया और ऑफिस के लिए निकलते हुए बोला, तुम टाइम से खाना खा लेना, मैं चलता हूँ। तभी सैली उसके साथ आते हुए बोली, चलो। सैली को अपने साथ चलता देख रुद्र बोला, तुम कहाँ जा रही हो? इस पर सैली बिना एक्सप्रेशन से बोली, तुम्हारे साथ मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। सैली की बात सुनकर रुद्र उसे घूरते हुए बोला, तुम क्यों ऑफिस जाओगी? इस पर सैली बोली, क्योंकि मुझे यहाँ बोरिंग लगता है पतिदेव। रुद्र सैली के करीब आते हुए बोला, सुनैना जी, आपको बोरिंग लगेगा तो आप मेरे साथ ऑफिस आ जाएंगे क्या? शायद आपको पता नहीं है कि वहाँ वहाँ पर मारपीट नहीं होता है, काम होता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि काम के बीच मारपीट हो। रुद्र की बात सुनकर सैली डेंजरस आवाज़ में बोली, तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे सिर्फ मारपीट करना आता है? मैं जहाँ जाती हूँ सिर्फ मारपीट करती हूँ? सैली की बातें सुनकर रुद्र बोला, नहीं मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन ये झूठ भी नहीं है, तुम जहाँ चाहती हो मारपीट करती रहती हो। तुम्हें ऑफिस ले जाना खतरे से खाली नहीं है। रुद्र की बात सुनकर सैली को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगी ऑफिस। मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ मारपीट होता है। इतना कहकर सैली गुस्से में अलमारी के पास आई और बॉक्सिंग के कपड़े निकालकर बाथरूम में जाने लगी। उसे बॉक्सिंग के कपड़े लेता देख रुद्र शॉक्ड हो गया। वो जल्दी से सैली को पकड़कर रोकते हुए बोला, अरे तुम ये बॉक्सिंग के कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? सैली गुस्से में अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए बोली, वहीं जा रही हूँ जहाँ पर मारपीट होता है। मुझे तो बस मारपीट करना आता है ना, वही करूँगी अब। इतना कहकर वो कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में जाने लगी तो रुद्र ने उसे एक बार फिर पकड़कर रोकते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, मैं तुम्हें ऑफिस लेकर चलूँगा। ऑफिस ही ठीक है, पता नहीं बॉक्सिंग के लिए जाओगी तो क्या कांड करोगी। सैली गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना ऑफिस। बोलकर बाथरूम में जाने लगी तो रुद्र ने उसके आगे आकर रोक दिया और कहा, मैंने कहा ना ऑफिस लेकर चलूँगा मैं तुम्हें, तुम ये कपड़े मुझे दो। बोलकर रुद्र ने सैली के हाथ से बॉक्सिंग के कपड़े छीन लिए। सैली गुस्से में उसे देख रही थी। रुद्र ने सैली को देखते हुए कहा, तुम रेडी हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। रुद्र की बात सुनकर सैली बोली, और कितना रेडी हूँ, तैयार तो हूँ मैं कब से। रुद्र ऊपर से नीचे तक सैली को देखते हुए बोला, तुम इन कपड़ों में ऑफिस जाओगी? इस पर सैली ने एक नज़र खुद को देखा, फिर रुद्र से बोली, क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छे तो दिख रहे हैं। इस पर रुद्र उसके कंधे को पकड़कर बोला, मीना, ऑफिस में ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाते, वहाँ प्रोफेशनल लोग होते हैं, ऐसे साड़ी में जाओगी तो अजीब लगेगा। सैली उसे घूरते हुए बोली, मैं यही कपड़े पहनकर जाऊँगी, मेरे पास ऑफिस वाले कपड़े नहीं हैं। बोलकर उसने रुद्र का हाथ अपने कंधे से हटाया और लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। बोलकर बाहर जाने लगी। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया तो सैली उसके सीने से आकर लग गई। रुद्र उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, सुने ना, तुम चाहती हो कि मैं ऑफिस में काम ना करूं? रुद्र की बात सुनकर सैली ना समझी से बोली, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? इस पर रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, फिर ये रेड साड़ी पहनकर क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है ना ये रेड साड़ी बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे। अगर मैं काम करने के बजाय वहाँ कुछ और करने लगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तुम लोगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सैली से घुरते हुए बोली, कितने बड़े ठरकी हो तुम। इस पर रुद्र स्माइल करते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहते कि मेरा ठरकपन बाहर आए तो जाओ साड़ी चेंज कर कर आओ। सैली उसे धक्का देते हुए बोली, नहीं करूँगी चेंज, मैं यही साड़ी पहन कर जाऊँगी।
बोलकर कमरे से बाहर चली गई। रुद्र उसे घूरते हुए बोला, ये लड़की मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? अगर ये रेड साड़ी पहनकर गई तो कंपनी के सारे लोग इसे ही देखेंगे और मुझे इसकी वजह से ऑफिस में मारपीट नहीं करना। ये लड़की समझती क्यों नहीं है कि ये पब्लिक में जाने लायक ही नहीं है। नजर लग जाएगी इसे तो क्या होगा? कहते हुए उसने अपने गर्दन के पीछे रब किया और गहरी सांस छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। सैली पहले से ही पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई थी। रुद्र ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठा देखा तो उसके एक्सप्रेशन सर्द हो गए। वो बैक सीट पर आकर बैठ गया और सैली से बोला, सुने ना, बैक सीट पर आओ। सैली बिना उसकी तरफ देखे बोली, मैं नहीं आऊँगी बैक सीट पर, मुझे यहीं बैठना है। सैली की बात सुनकर रुद्र उसे सर्द नजरों से देखने लगा। उसने सैली को घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना बैक सीट पर आओ। सैली एक बार फिर बोली, मैं नहीं आऊँगी बैक सीट पर। सैली का जवाब सुनकर रुद्र का गुस्सा आने लगा। रुद्र कार से नीचे उतरा और ड्राइविंग सीट की तरफ आते हुए ड्राइवर से बोला, बाहर निकलो। ड्राइवर तुरंत कार से बाहर निकल गया। रुद्र ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और सैली को घूरते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दिया। सैली भी रुद्र को घूर रही थी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, सैली ने रुद्र से अपनी नजरें हटा ली। अगले ही पल रुद्र ने सैली के खुले कमर पर अपना हाथ रख दिया और ड्राइविंग करते हुए सहलाने लगा। उसकी ऐसी हरकत देखकर सैली उसे घूरते हुए बोली, पति देव, ये क्या कर रहे हो तुम? इस पर रुद्र ड्राइविंग करते हुए बोला, मेरे साथ ऑफिस आने के लिए कुछ तो एडवांटेज देना पड़ेगा ना तुम्हें, फ्री में थोड़ी लेकर जाऊंगा। रुद्र की बात सुनकर सैली ने उसका हाथ अपने पेट से हटा दिया और बोली, एडवांटेज लेने के चक्कर में कहीं अपना हाथ मत तुड़वा लेना। रुद्र उसे घूरने लगा। उसने फ़ोन में एक गाना लगाया और कार के म्यूजिक सिस्टम में कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल कार में जोर जोर से अखियों से गोली मारे गाना बजने लगा, जिसे सुन सैली उसे बहुत बुरी तरह से घूरने लगी। रुद्र हल्की स्माइल करके ड्राइव करने लगा। उसने स्पेशली सैली के लिए ही ये गाना बजाया था। सैली अच्छे से समझ रही थी कि रुद्र उसे ही ये गाना सुना रहा है, जिससे सैली ने भी रुद्र को घूरते हुए गाना बंद कर दिया। रुद्र उसे घूरते हुए बोला, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा गाना चल रहा था, आंखों से गोली मारे, चुपचाप सुन नहीं सकती हो? कहते हुए उसने फिर से गाना चालू कर दिया। सैली ने फिर से गाना बंद कर दिया। रुद्र ने उसे घूरते हुए दोबारा गाना चालू कर दिया। पूरे रास्ते भर दोनों ऐसे ही करते हुए ऑफिस पहुंचे थे। जैसे ही सैली ने ऑफिस में कदम रखा, सारे एम्प्लॉयज सैली को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। सैली लगी रही थी इतनी हॉट कि कोई लड़का उसे देखे बिना रह ही नहीं पा रहा था। सैली रुद्र से पहले ही ऑफिस के अंदर आकर रुद्र के केबिन की तरफ जाने लगी थी। रुद्र उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसकी गुस्से भरी नजरें सैली को घूर रहे एम्प्लॉयज़ पर थी, जिसे देख सारे एम्प्लॉयज़ ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। रुद्र ने सैली के पास आते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और सबको गुस्से में देखकर सैली के साथ आगे जाने लगा। सैली रुद्र के हाथ पकड़ने से उसके हाथ को देखने लगी। रुद्र ने सर्द आवाज में सैली से कहा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम अकेले कहाँ भागी जा रही हो? रेलगाड़ी छूट रही है क्या तुम्हारी? सैली रुद्र को देखने लगी। दोनों केबिन में आए और रुद्र ने सैली को एक फाइल पढ़ने के लिए दे दिया और खुद मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया। सैली रुद्र के चेयर पर बैठकर फाइल देखने लगी। मीटिंग अटेंड करने के बाद रुद्र अपने केबिन में आया और सैली को फिर से एक फाइल देकर बोला, इस फाइल में देखो कि क्या मिस्टेक है। सैली ने रुद्र को घूरकर उसके हाथ से फाइल ले लिया और चेयर पर बैठकर फाइल देखने लगी। एक फाइल देखने के बाद से तो सैली का दिमाग खराब हो गया था और रुद्र ने उसे दोबारा फाइल पकड़ा दिया था। रुद्र सैली के फ्रस्ट्रेट चेहरे को देखकर मन ही मन हंस रहा था। बेचारी सैली के लिए ये सब फाइल्स देखना किसी पहाड़ से कम नहीं था। रुद्र सैली से अपनी नज़रें हटाकर अपने काम पर फोकस करने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार सैली के चेहरे पर ही जाकर टिक जा रहा था। सैली कंफ्यूज फेस में बहुत क्यूट लग रही थी और रुद्र को उसे कंफ्यूज देखकर अच्छा भी लग रहा था। सैली के बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे पर कम से कम कुछ तो एक्सप्रेशन आए थे। ऐसे ही शाम हो गई थी। रुद्र ने बहुत मुश्किल से खुद को काम करने पर मजबूर किया था। वो भी सैली के सामने रहते हुए उसका ध्यान बार बार सैली पर ही जा रहा था, जिससे रुद्र का पूरा फोकस उसके काम पर लग ही नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से उसके 50% काम हुए थे, नहीं तो सैली की वजह से तो वो भी नहीं हो पाता। सैली तो अपनी फाइल में ही उलझी बैठी थी। तभी रुद्र ने रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस से चले गए होंगे। टाइम देखते ही रुद्र के होठों पर गहरी स्माइल आ गई।
उसने अपने सामने बैठी सैली की तरफ देखा जो फाइल्स को देखते हुए सिर पकड़कर बैठी थी। सुबह से अभी तक फाइल पढ़ पढ़कर उसका दिमाग खराब हो गया था। रुद्र सैली को देखते हुए बोला, क्या हुआ सुनैना, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? रुद्र की बात सुनकर सैली उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे ऑफिस में सिर्फ फाइल पढ़ने के अलावा कुछ और काम नहीं होता है क्या? दिमाग खराब हो गया है मेरा फाइल पढ़ पढ़ कर। सैली की बात सुनकर रुद्र कोल्ड आवाज में बोला, अब ऑफिस में काम करने के लिए काम के बारे में जानना ज़रूरी है ना, ऐसे ही थोड़ी काम करने लगोगी। सैनी ने रुद्र को घूरकर फाइल बंद कर दिया और बोली, तुम्हारा काम अच्छे से समझ रही हूँ मैं। तुम मुझे जानबूझकर फाइल पढ़ा रहे हो ताकि मैं दोबारा ऑफिस न आऊँ, है ना? इस पर रुद्र उसे देखते हुए बिना एक्सप्रेशन से बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम तो मेरी धर्मपत्नी हो ना, तुम्हें परेशान करके क्या मिलेगा मुझे? सैनी रुद्र को घूरकर चेयर से उठी और बोली, पति देव, ये कहो कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है इस वक्त, नहीं तो तुम्हें उठाकर इसी बिल्डिंग से नीचे फेंक देती, बोलकर बाहर की तरफ जाने लगी। तभी रुद्र उठकर उसके पास आते हुए बोला, इतना गुस्सा? सैनी ने उसे घूरा, फिर केबिन का दरवाज़ा खोलने लगी। तभी रुद्र ने दरवाजे पर हाथ रखकर रोक दिया और अपना दोनों हाथ बांधते हुए दरवाजे से सटकर सैली को देखते हुए बोला, डू यू वॉन्ट मी टू मेक यू फील बेटर? इस पर सैली उसे घूरते हुए बोली, नहीं। इतना कहकर वो दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचने लगे। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोमांटिक होते हुए बोला, लेकिन मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें बेटर फील करवाने का। सैली उसे देखते हुए चिढ़कर बोली, पति देव, मुझे गुस्सा आ जाएगा अभी। सैली के इतना कहते ही रुद्र ने उसके बट पर जोर से हाथ रखते हुए कहा, इतना गुस्सा नहीं करते हैं सुनैना। रुद्र की बात सुनकर सैली ने उसका हाथ अपने बैग से हटाया और अगले ही पल रुद्र ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। सैली उसे देखते हुए बोली, पतिदेव, ये क्या कर रहे हो तुम? इस पर रुद्र उसे देखते हुए बोला, लगता है भूल गई हो तुम। मैंने कहा था ना, हर रोज अलग स्टाइल में एक दूसरे को प्यार करेंगे। आज सोफे पर प्यार करने का बारी है सुनैना जी। सैली शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। रुद्र ने सैली को सोफे पर ले जाकर लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। सैली दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, पतिदेव, कोई आ जाएगा। इस पर रुद्र सैली के कमर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, कोई नहीं आएगा सुनैना, सब कब का चलेगा? इस वक्त पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मैं और तुम हो। सैली हैरान होकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने सैली के होठों पर हल्का सा किस किया, फिर उसके चेहरे से होते हुए उसके पेट के करीब आया और उसके पल्लू को उसके शरीर से हटाते हुए उसके गोरे गोरे पेट को चूमने लगा। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए थे। वहाँ मुखिया जी हर रोज व्यांश को ऊट पटांग चीजें करने का टास्क देते और व्यांश बेचारा किसी तरह अपने टास्क को कंप्लीट कर रहा था। इस बीच कृति और व्यांश का मिलना भी काफी कम हो गया था, क्योंकि मुखिया जी कृति को घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे, जिससे उसे पता नहीं चल रहा था कि व्यांश के साथ हो क्या रहा है। एक रात का वक्त ही था जब कृति चोरी छुपे व्यांश से मिल पाती थी, और कृति का तो डेली का रूटीन भी हो गया था रात में चोरी छुपे जाकर व्यांश से मिलना। कृति हर रात व्यांश के पास ही जाकर सोती थी, क्योंकि उससे अब अपने कमरे में नींद नहीं आती थी। कृति अब व्यांश के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी और उससे अब व्यांश से उतना डर भी नहीं लगता था कि व्यांश उसके साथ कुछ गलत करेगा, और व्यांश भी उसके साथ किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता था। हाँ, कभी कभी दोनों के बीच कुछ ऑकवर्ड और रोमांटिक से मोमेंट बन जाते थे, जिससे जिससे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। इसी बीच सुनिधि जी और विक्रम जी ने बहुत कोशिश की कशिश का अबॉर्शन करवाने की, लेकिन हर बार विक्रांत और ईशानी बीच में आ जाते थे, जिससे विक्रम जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने कमरे में टहलते हुए सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी सुनिधि जी गुस्से में कमरे में आते हुए बोली, देखिए जी, मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपकी बेटी ने हमारी इज्जत समाज में उछाल दी तो मुझे मत कहिएगा। मेरे मना करने पर भी वो हर रोज़ कॉलेज जा रही है, और वो विक्रांत उसे बढ़ावा दे रहा है इन सब चीज़ों में। अगर कुछ भी ऊंच नीच हुआ ना, फिर आप समझिएगा अपना, बोलकर गुस्से में हाथ बांधकर खड़ी हो गई। सुनिधि जी की बात सुनकर विक्रम जी को भी गुस्सा आने लगा। वो भी कई दिनों से ये सब देख रहे थे। उन्होंने कशिश को कितनी बार अपनी बातों में लाकर उसका अबॉर्शन करवाने की कोशिश की, लेकिन कशिश उनकी बातों में आ ही नहीं रही थी। वो इन दिनों विक्रांत और ईशानी के साथ ही चिपकी हुई थी, और वो दोनों हर तरह से कशिश को उनसे दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, जिससे विक्रम जी को बहुत गुस्सा आ रहा था।
तभी सुनिधि जी उन्हें देखते हुए बोली, सुनिए जी, अगर ऐसे ही कसस घर से बाहर निकलती रही तो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चलते देर नहीं लगेगी। अगर हमने कुछ कुछ नहीं किया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं बता रही हूँ आपको, विक्रांत और बाकी सबका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो हमारा। हम सिर उठाकर चलने लायक नहीं रहेंगे। सुनिधि जी की बात सुनकर विक्रम जी गुस्से में बोले, तुम ही बताओ क्या करूँ मैं? मैंने कितनी बार कोशिश की कशिश का अबॉर्शन करवाने की, लेकिन हर बार विक्रांत बीच में आ जा रहा है। तुम ही बताओ क्या करूँ मैं अब? विक्रम जी की बात सुनकर सुनिधि जी सोचते हुए बोली, ऐसे काम नहीं चलेगा विक्रम जी। अब हमें एबॉर्शन का छोड़कर कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि हमारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए और कशिश की प्रेगनेंसी की बात भी दुनिया वालों से छुपी रहे। इस पर विक्रम जी बोले, तुम्हें लगता है ऐसा कोई रास्ता होगा? सुनिधि जी सोचते हुए बोली, रास्ता तो है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। विक्रम जी सुनिधि जी को देखते हुए बोले, कैसा रास्ता? इस पर सुनिधि जी विक्रम जी को देखते हुए बोली, शादी। हमें कशिश की शादी करवानी पड़ेगी, तभी हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। शादी का नाम सुनकर विक्रम जी के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्हें भी ये बात सही लग रही थी। उन्होंने सुनिधि जी से कहा, ये आइडिया तो बिल्कुल सही है, लेकिन शादी के लिए हम लड़का कहाँ से लाएंगे? कशिश के बारे में जानकर उससे शादी करेगा कौन? इस पर सुनिधि जी बोली, आपको लड़के की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र में एक लड़का है, वो हमारी कशिश से शादी ज़रूर कर लेगा। मेरी जान पहचान का भी है और शादी में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सुनिधि जी की बात सुनकर विक्रम जी बोले, अगर ऐसा है तो उस लड़के के घर वाले को कल ही बुला लो। जितनी जल्दी शादी हो जाएगी उतना अच्छा होगा। आप बिल्कुल ठीक करें, हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। सुनिधि जी ने तुरंत लड़के के घर वाले को फ़ोन भी लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ कृति इस वक्त एक लड़की से बात कर रही थी। उस लड़की ने कृति को इनविटेशन कार्ड देते हुए कहा, दीदी प्लीज़ आप आइएगा ज़रूर, इतने सालों बाद आप वापस आई हैं। आप शादी में शामिल होंगी तो अच्छा लगेगा हमें। मैंने अनारो चाची को पहले ही बोल दिया था आने के लिए। आपको भी स्पेशली आकर बोल रही हूँ, आपको आना पड़ेगा। और अपने पति को भी साथ लेकर आइएगा, मेरी मम्मी उनसे मिलना चाहती है। उस लड़की की बात सुनकर कृति ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की ने कृति से कहा, ठीक है दीदी मैं चलती हूँ, बहुत काम है घर पर। कृति ने हाँ में सिर हिला दिया। वो लड़की वहाँ से चली गई। तभी नीलिमा जी कृति के पास आते हुए बोली, ये इनविटेशन कार्ड किसका है कृति बेटा? इस पर कृति ने जवाब दिया, वो आज ललिता आंटी की बेटी की शादी है ना, उसी का कार्ड आया है। इस पर नीलिमा जी बोली, ठीक है तब तैयार होकर चली जाना। कृति मना करते हुए बोली, मैं जाकर क्या करूँगी मम्मा, आप चली जाना। इस पर नीलिमा जी बोली, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे जाऊँगी वहाँ? कुछ घंटे की बात है, चली जाना तुम। कृति न चाहते हुए मैं मान गई, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया जिसे सोच कृति ने नीलिमा जी से कहा, मम्मा वो व्यांश को भी लाने के लिए कह रही थी। उसके इतना कहते ही नीलिमा जी बोली, तुम व्यांश को कैसे लेकर जाओगी? तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कितना चिढ़ते हैं उससे। वो तुम्हें कभी उसके साथ जाने नहीं देंगे, तुम अकेले ही जाना। अनारो भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। इस पर कृति ने बस हाँ में सिर हिला दिया। कृति को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने तबेले की तरफ देखा तो व्यांश कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद वो अभी भी मुखिया जी के साथ था। कृति अपने कमरे में आई और शादी में पहनने के लिए अलमारी से ड्रेस निकालने लगी। उसके पास काफ़ी पुराने पुराने लहंगे थे। कृति के पास पहनने के लिए इस वक्त कुछ खास नहीं था, इसलिए उसने उन्हीं में से एक लहंगा ले लिया और लहंगा बेड पर रखकर बाथरूम में चली गई। जैसे ही कृति बाथरूम में गई, खिड़की पर किसी के हाथ नजर आए। कोई खिड़की पर चढ़ रहा था। उसके मुंह में बैग्स के हैंडल फंसे हुए थे। वो खिड़की पर चढ़ा और कमरे के अंदर कूद गया। उसने बैग हाथ में लिया और कमरे में नज़र घुमाते हुए बोला, भाभी कहाँ हो तुम? कहते हुए वो आसपास कृति को ढूंढने लगा। उसने बेड पर पड़े लहंगे की तरफ देखा, फिर बैग्स बेड पर रखकर इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त बाथरूम का शावर ऑन हुआ और उसी के साथ कृति की सुरीली आवाज सुनाई दी, लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गई यारा, हूँ परेशान सी मैं अब ये कहने के लिए तो ज़रूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए, हो तो ज़रूरी सा है मुझको
कृति सावर के नीचे खड़े होकर बहुत ही अदा के साथ नहा रही थी, साथ में आंखें बंद करके गाना भी गुनगुना रही थी। वहीं व्यांश ने जैसे ही ये गाना सुना वो जेब से सिगरेट निकालते हुए अपने आप बाथरूम की तरफ बढ़ गया। व्यांश बाथरूम के सामने जाकर खड़ा हुआ और सिगरेट जलाकर बाथरूम से टिक कर खड़ा हो गया। फिर सिगरेट पीते हुए कृति का गाना सुनने लगा। उसका दिल काफी तेज धड़क रहा था इस वक्त। वहीं कृति इस बात से अनजान होकर गुनगुनाए जा रही थी। तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए, हो तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी अब नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। मैंने पिछले एपिसोड में जो रिकैप दिया था वो अब अगले एपिसोड में आएगा और आई थिंक अगला एपिसोड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, मतलब कि कुछ खास होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और स्टोरी के साथ बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड कल आने की संभावना है, गारंटी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तब तक के लिए चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखना और गुड नाइट।